नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय मोंटेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वो भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों के नाम से इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद भारतीय राजनीति में बहुत सारा परिवर्तन भी आता है। तो ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो वास्तव में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम 20 अगस्त 1917 को जो भारत सचिव मोंटेग्यू थे उन्होंने घोषणा की और उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में धीरे धीरे क्रमिक रूप से एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो पहली बार उत्तरदायी शासन की बात, उत्तरदायी सरकार की जो बात की गई तो इस अधिनियम के द्वारा की गई, यानी पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। उसके बाद हमने देखा था कि 1793 से जो भारत सचिव लंदन में बैठता था उस भारत सचिव का जो वेतन था, उसका जो खर्चा था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब इस अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव का खर्चा ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद जो है भारत परिषद के सदस्य, हमने देखा कि भारत परिषद के 15 सदस्य होते थे जो ब्रिटेन के अंदर बैठ के भारत की पूरी व्यवस्था का जो है संचालन करते थे। अब इसमें प्रावधान कर दिया गया कि अब न्यूनतम भारत जो परिषद होगी उसमें न्यूनतम यानी कम से कम 8 सदस्य होंगे और अधिकतम उसमें 12 सदस्य होंगे। उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है भारत सचिव की सहायता के लिए, यानी पहली बार लंदन के अंदर भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, यानी एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई जो भारत सचिव की सहायता करता था। यानी अब कुछ काम भारत सचिव से जो है हाई कमिश्नर को, उच्चायुक्त को दे दिए गए जो वहां पर वो भारत के संबंध में कार्य देखता था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बार देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। यानी आज हम जो द्विसदनात्मक संसद के जो 2 सदन देखते हैं उसको अगर हम उसकी शुरुआत देखें तो इस अधिनियम के द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी, जिसमें जो आज का हमारा राज्यसभा है उसको उस टाइम बोलते थे राज्य परिषद और जो आज की हमारी लोकसभा है उसको बोलते थे विधानसभा। यानी विधानसभा उस समय की जो आज की लोकसभा, और उसको निम्न सदन और राज्यसभा यानी राज्य परिषद उसको बोलते थे। तो एक तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई, दूसरा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। यानी अब भारत की जनता को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पर यहाँ एक पॉइंट महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है जानने का कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई वह भी केवल सीमित मताधिकार दिया गया, सभी लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया। जो लोग टैक्स देते थे, जिनके पास अच्छी संपत्ति थी, टैक्स देते थे, और जो पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड लोग थे केवल उन्हीं को वोट करने का, मतदान का अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से दिया गया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वायसराय की परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना। यानी जो वायसराय होता था उसकी जो कार्य परिषद होती थी उसमें जो 6 सदस्य होंगे उन 6 सदस्य में अनिवार्य रूप से 3 सदस्य भारतीय होंगे। केवल जो सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होगा उसको छोड़कर तो बाकी 3 सदस्य कौन होंगे, यानी वो सर्वोच्च कमांडर तो वही होगा ब्रिटिश, पर जो 3 सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। 6 सदस्यों में से 3 सदस्य मुख्य रूप से, आवश्यक रूप से भारतीय होंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कानून निर्माण के लिए केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान। यानी कानून के निर्माण के लिए
प्रांतीय और केंद्रीय सूचियों की पहचान की गई और जो विषय केंद्रीय सूची के थे उनको उनके ऊपर जो है केंद्रीय विधान परिषद कानून बनाएगी और जो राज्य सूची के थे उन एक तरीके से राज्य की विधान परिषदें जो हैं उनको कानून बनाने के अधिकार दिए गए। थोड़ा केंद्र का जो उन पर नियंत्रण है थोड़ा वो कम किया गया। उसके बाद जो है प्रांतों में द्वैध शासन, यानी प्रांतों के विषय तो दे दिए, उन प्रांतों के विषय के साथ साथ प्रांतों के विषयों में भी दो प्रकार का शासन आ गया, एक सुरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। यानी जो सुरक्षित विषय होते थे, जो महत्वपूर्ण विषय थे, टैक्स से जुड़े हुए विषय थे, वो गवर्नर और उसकी कार्य परिषद ने रखे। और उसके बाद जो हस्तांतरित विषय थे, उन हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है, जो भारतीय सदस्य थे और वो भारतीय सदस्य यानी फिर मंत्री बने, तो भारत मंत्री जो होते थे उनके माध्यम से गवर्नर जो है उनका शासन देखता था। इस प्रकार दो विषय, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय, इन दो विषयों के आधार पर भी एक तरीके से प्रांतों में द्वैध शासन की जो है स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से हुई। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट विषय है लोक सेवा आयोग का गठन, यानी इस अधिनियम के माध्यम से इसमें प्रावधान किया गया कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और बाद में 1926 में लोक सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, यानी अब प्रांतों को, जो प्रांतों का बजट था उस बजट से केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया और प्रांतों को ये छूट दी गई कि वो अपना बजट अलग से बना सकते हैं। उसके बाद आता है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। हमने पूर्व में देखा जो हमारा मार्ले मिंटो अधिनियम था 1909 का, उसमें हमने देखा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो है प्रावधान किया गया था। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली है इसका और विस्तार कर दिया। पहले मुस्लिमों के लिए था, अब इन्होंने सिखों के लिए कर दिया, भारतीय ईसाइयों के लिए कर दिया, आंग्ल भारतीयों के लिए कर दिया और यूरोपियों के लिए कर दिया। यानी 4 समुदायों के लिए इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब इसके बाद आता है कि 10 वर्ष बाद समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि इस अधिनियम की असफलता के कारण 10 वर्ष से पहले ही जो साइमन कमीशन आया था वो इसकी समीक्षा के लिए ही आया था। अब इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने पढ़े एक बार उनको देख लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी समझ लेते हैं। तो इस अधिनियम से जो महत्वपूर्ण विषय आता है, एक तो प्रांतों में द्वैध शासन किसके माध्यम से हुआ, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हुआ। दूसरा हम इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिलाओं को, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था इसमें जो प्रारंभ की गई, सीमित लोगों को जो मताधिकार दिया गया, उनमें महिलाओं को भी पहली बार जो है मताधिकार इस अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया। उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का जो है वो विस्तार किया गया और लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, मुख्य बिंदु थे जो मैंने सभी आपको बता दिए। और इस अधिनियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोग इसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना और अगर कहीं समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके देखना। बाकी सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।